गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं फिनॉल की एसिडिटी के बारे में। अपने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक है, और वो जो वीडियो थी वो काफी लंबी बन गई थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट में भी 10 मिनट में भी बताया है नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी के बारे में। तो आप अगर लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, छोटा वीडियो भी देख सकते हैं। दोनों की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आई बटन में, ठीक है, या इंड स्क्रीन में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो जो लॉन्ग वीडियो है उसमें मैंने काफी कुछ बताया है, काफी डिटेल्स से बताया है, अलग अलग चीजें भी बताई है, इस वजह से वो लॉन्ग हो गया है। और नाइट्रोफिनॉल के बारे में ही केवल आपको जानना है कि इसकी एसिडिटी क्यों ज्यादा होती है, तो आप 10 मिनट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्रिशॉल के बारे में, क्रिशॉल की एसिडिटी क्यों फिनॉल से कम होती है, ये चीज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज लास्ट की क्लास है एसिडिटी ऑफ फिनॉल का, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं फिनॉल के, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमारी क्लास है एसिडिटी ऑफ क्रिशॉल, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिशॉल। ठीक है, क्रिशॉल एक कंपाउंड है जिसे हम हाइड्रोक्सी टॉलुइन भी कहते हैं या जिसे हम मैथिल फिनॉल भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, मैथिल फिनॉल कह सकते हो या क्रिशॉल कह सकते हो या हाइड्रोक्सी टॉलुइन कह सकते हो। ठीक है, किसको? क्रिशॉल को। तो इसकी एसिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का, आर्थो पैरा मेटा ग्रुप के बारे में जानेंगे कि आर्थो पैरा अगर CH3 ग्रुप होगा तो फिनॉल की एसिडिटी घटेगी बढ़ेगी, ये सब हम आज कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है ताकि आप इसे अपने नोटबुक में लिख सके, ताकि आपके फ्यूचर में काम आए, आपके कंपटीशन में, आपके रेगुलर के एग्जाम में काम आए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, रेगुलर के एग्जाम में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, नीट में, IIT में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फिनॉल की एसिडिटी पर। तो बिल्कुल अपना ध्यान जो है वो बोर्ड पर ही रखिएगा। आज आपको थोड़ी सी मेरी आवाज डाउन लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, उसे हम देखते हैं। मैथिल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब आपने GOC में पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो मैथिल ग्रुप होता है, मैथिल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप के बारे में बात हो रही है। चलो CH3 में छोड़ो, C2H5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, कोई भी एल्किल ग्रुप जिसे हम कॉमन वर्ड में क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप को R से शो करते हैं ना। तो कोई भी एल्किल ग्रुप अगर है CH3, C2H5 या R, तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। कौन सा इफेक्ट? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का ये काम करता है। या आप इसे कह सकते हैं कि ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को भी शो करता है। ठीक है, तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को भी शो करता है और प्लस आई इफेक्ट को भी शो करता है। कौन? एल्किल ग्रुप, मैथिल ग्रुप कहो या एथिल ग्रुप कहो, कोई भी एल्किल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाता है। ठीक है, ये आपने GOC में पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है ना कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट को शो करता है, कौन ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होगा और कौन सा ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। ये चीज अगर आपको याद नहीं होगा तो आप फिनॉल की एसिडिटी की न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है। आप देखकर भी बता सकते हो, जैसे हेलोजन वगैरह है उसको भी देख के बता सकते हो, उसमें लोन पेयर्स होते हैं, इसका मतलब कि वो प्लस आर शो करता है। लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो माइनस आई को शो करता है। तो आप एटम्स को, ग्रुप्स को देखकर भी आप बता सकते हो। जैसे NO2 है, उसमें 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो ये माइनस आई को तो शो करेगा ही क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और माइनस आई को भी शो करता है क्योंकि डबल, माइनस आर को भी शो करता है क्योंकि डबल बॉन्डेड O है। ठीक है, तो आप देखकर भी ग्रुप्स को और एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हैं कि वो माइनस आई शो कर रहा है कि प्लस आई शो कर रहा है। तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप रटेंगे गाना गाकर, पोयम गाकर, तो फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, भूल सकते हैं एग्जाम के टाइम। ठीक है, एग्जाम के टाइम बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं कि जो गाना गा के जाते हैं, जो पोयम से रट के जाते हैं। तो पोयम वगैरह का सहारा मत लीजिए। हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको कंसेप्ट क्लियर करते थे। अपने टाइम में हम लोग क्या करते थे, कंसेप्ट क्लियर करते थे और फिर हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आप क्या करिए कि आप एटम्स को, ग्रुप्स को देखकर समझिए
कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, किसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कौन माइनस आई शो करेगा, कौन प्लस आई शो करेगा, कौन माइनस आर शो करेगा और कौन प्लस आर शो करेगा। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, तभी आप एसिडिटी ऑफ फिनॉल कर सकेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है मैथिल ग्रुप। मैथिल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट। मैथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को क्यों शो करता है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को भी ये शो करता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज ही मेरी नहीं निकल रही है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो आवाज ही मेरी नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके लिए एग्जाम आने वाला आपका ना, तो इम्पोर्टेंट है। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। बोथ दीज इफेक्ट्स, ये दोनों जो इफेक्ट्स होते हैं, increases the electron density in the OH bond and hence all cresols are weaker acids than phenol। तो जो आपका जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं ये प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही जो इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये दोनों ही जो इफेक्ट है ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को O नेगेटिव के ऊपर बढ़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को O नेगेटिव के ऊपर बढ़ाने का काम करता है, मतलब जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉल क्या करता है, H+ को निकाल देगा और फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, तो O पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस नेगेटिव चार्ज O के ऊपर की बात हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर की। तो अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बढ़ा रहा है, वो ग्रुप, कौन ग्रुप, मेथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, तो क्या होगी, तो ये जो आपके मेथिल ग्रुप्स होते हैं ये हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कहां पर इंक्रीज कर रहे हैं, O नेगेटिव के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टॉल्स होंगे वो वीकर एसिड होंगे फिनॉल से। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब किसी आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो किसी वजह से वो बढ़ रहा है, वो चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो, वो किसी वजह से वो चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है, चाहे पॉजिटिव हो उसकी डेंसिटी बढ़े, चाहे नेगेटिव हो उसकी डेंसिटी बढ़े, तो वो आयन क्या होगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से वो चार्ज जो है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, कोई भी चार्ज अगर आप किसी वजह से मतलब जैसे माइनस आई ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है, तो किसी वजह से अगर वो चार्ज की डेंसिटी अगर कम हो रही है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है या पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है, तो उस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये चीज मैंने कई बार बताया, ठीक है, जब से मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ तब से बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपका मेथिल ग्रुप है प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो फिनॉक्साइड आयन के ऊपर जो O नेगेटिव है उसके चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब बढ़ने लगेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिनॉक्साइड आयन की घट जाएगी, जिसकी वजह से वो वीकर एसिड हो जाता है। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, मतलब प्लस आई ग्रुप, ठीक है, प्लस आई मतलब कोई भी प्लस आई ले लो। यहाँ पर तो क्रिस्टॉल के बारे में आपके सिलेबस में दिया है, इसलिए मैं क्रिस्टॉल बता रही हूँ, कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप वाला, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा और कहाँ बढ़ाएगा, इस ऑक्सीजन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ नेगेटिव ही भर जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जिसने H+ को जो रिलीज किया था सॉल्यूशन में, वो H+ वापस से इससे आके जुड़ जाएगा। अब H क्या है, प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर बहुत सारे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस H+ को, कहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से आए, ठीक है। तो यहाँ पर जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव को क्या करेगा, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा। ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव आ गया, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में भेज दिया, यहाँ से भेज दिया, इस O के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव आ गए। तो ये क्या करेगा, जो बाहर सॉल्यूशन में H+ उसने निकाल रखा था उसको वापस से खींच लेगा और वापस से आपका फिनॉल बन जाएगा।
वापस से आपका फिनॉल बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब जब फिनॉल बन जाएगा तब सॉल्यूशन में H प्लस की कमी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीक एसिड है। सॉल्यूशन में जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। अब H प्लस तो निकल ही नहीं रहा है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ने इस O नेगेटिव ने इसको पकड़ लिया, तो सॉल्यूशन में H प्लस कम हो गया। इसका मतलब कि एसिडिटी कम हो गई। क्यों पकड़ा भाई इसने? क्योंकि इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को O के ऊपर बढ़ा रहा है। तो इस वजह से नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव बाहर जो सॉल्यूशन में H प्लस है उसको खींचकर पकड़ ले रहे हैं और वापस से बॉन्डिंग बन जा रही है, वापस से OH बन जा रहा है। तो सॉल्यूशन में H प्लस कम हो गया तो एसिडिटी कम हो गई। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, और जो इसकी एसिडिटी होती है वो भी डाउन हो जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी कम, एसिडिटी भी कम। स्टेबिलिटी बढ़ गई, एसिडिटी भी बढ़ गई। अब स्टेबिलिटी जब ज्यादा होगी तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। याद रखिएगा, ऑपोजिट है। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव की। ओके, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चे जो होंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। अपोजिट, इनवर्स रिलेशन। स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन की बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन की घटेगी तो एसिडिटी भी घटेगी। चाहे तो आप कहीं पे नोट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज है। तो आपका जो प्लस है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये फिनॉक्साइड आयन के स्टेबिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी फिनॉल की कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है इतना चीज। आगे देखते हैं कि फिनॉल से भी इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। वीकर एसिड दैन फिनॉल, फिनॉल से भी कम हो जाता है क्रिसॉल का एसिडिटी। सबसे ज्यादा नाइट्रोफिनॉल का रहेगा, उसके बाद फिनॉल का रहेगा और उसके बाद क्रिसॉल का रहेगा। देन आपका आगे आएगा, क्रिसॉल के बाद क्या आएगा? वाटर, वाटर के बाद क्या आएगा? अल्कोहल, सबसे लास्ट में अल्कोहल। अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक होता है और फिनॉल जो होता है वाटर से थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, चाहे वो क्रिसॉल के केस में हो चाहे नाइट्रोबेंजीन के केस में हो, फिनॉल जो होता है वो वाटर से थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये भी विकी एसिड है, फिनॉल भी विकी होता है, लेकिन वाटर से इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। तो ये चीज मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, ये वाला देखिए, जो सेकेंड वाला पॉइंट है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैन ऑपरेट ओनली थ्रू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड नॉट थ्रू मेटा पोजिशन। ये क्या कह रहा है? फिनॉक्साइड आयन जो होता है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, इसको मैंने बहुत डिटेल से अपने पिछले क्लासेस में बताया है कि फिनॉक्साइड आयन क्या होता है। आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, ये है आपका बेंजीन और यहाँ पर O नेगेटिव, ये है फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो फिनॉक्साइड आयन का अगर आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, केवल इसका, अब यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आर्थो पोजीशन ये है, मेटा ये है, पैरा ये है, मेटा ये है, आर्थो ये है। तो आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये देखेंगे कि आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन मेटा पोजीशन पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई ना डेंसिटी घटेगी ना बढ़ेगी, जस का तस रहेगा। आप बनाकर आप देख सकते हो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आर्थो और पैरा पर जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है तो अगर हम यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच कर दे, अगर हम यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच कर दे, अब कौन सा ग्रुप अटैच करें? अगर हम इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप को अटैच कर दे, दिखाई दे रहा है ना साइड में, अगर हम आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप को अटैच कर दे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचने का काम करेगा। खींचने का जब काम करेगा तो इस O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर हम ऐड कर दे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को यहां से भेजा, यहां से पुश किया, यहां से पुश किया और इस O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी बढ़ गई
तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। स्टेबिलिटी घट गई तो क्या हो गया, एसिडिटी भी कम हो गया। तो आर्थो पोजीशन पर यहाँ पर देखो नेगेटिव, मतलब ये कह रहा है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर भी आपका ERG हो सकता है, यहाँ पर भी EWG हो सकता है, दोनों ही आर्थो पोजीशन सेम है। तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को जब भेज रहा है तो ये नेगेटिव देख रहे हो यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये आपका फिनॉक्साइड आयन है और ये नेगेटिव चार्ज रिंग पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज है O के ऊपर, ये रिंग पर डीलोकलाइज हो रहा है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो आपको पता चलेगा ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग पर घूमता है। कहाँ कहाँ पर ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है, आर्थो पर और पैरा पर। तो ऑलरेडी जब यहाँ पे नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव और आ रहा है तो क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, डीस्टेबलाइज कर रहा है, एसिडिटी कम हो जा रही है। आ रही है बात समझ में। लेकिन अगर हम पैरा में भी वही होगा, नेगेटिव ऑलरेडी है और अगर हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को जोड़ दिया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि यही नेगेटिव है, यही नेगेटिव घूम रहा है भाई, डीलोकलाइज हो रहा है पूरे रिंग में, आर्थो और पैरा पे। ओके, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इसकी वजह से ही, क्योंकि ये घूम रहा है। लेकिन अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। फिनॉक्साइड आयन क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। मेटा डायरेक्टिंग कौन होता है, NO2 वगैरह, अगर आप नाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे तो आपका वहां पर आएगा। तो ये मेटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट बढ़ कुछ नहीं रही है, यहाँ पे जस का तस है। तो अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को जोड़ दे, अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को जोड़ दे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, बट यहाँ पर जब नेगेटिव ही नहीं है तो डीस्टेबलाइज कर ही नहीं पा रहा ना ठीक से। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने भी होते हैं वो एसिडिटी को कम करते हैं, चाहे वो आर्थो पे हो, पैरा पे हो, मेटा पे हो, कहीं पर भी हो, वो एसिडिटी को घटाएंगे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, आर्थो पैरा मेटा की कंपैरिजन करें तो जो आपका आर्थो और पैरा पे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उतना मेटा पर नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि मेटा पर तो नेगेटिव है ही नहीं, वहां पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो इसका इफेक्ट तो कम हो जाएगा ना। इफेक्ट की बात हो रही है, प्लस आई इफेक्ट की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर जब नेगेटिव नहीं है तो ये उतना नहीं स्टेबिलिटी को डाउन कर पाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं पाएगा इस नेगेटिव चार्ज पर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा ही नहीं पा रहा है मेटा पर, अगर हाँ नेगेटिव अगर यहाँ पे होता तो बढ़ाता, नेगेटिव है ही नहीं तो ये उतना बढ़ा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो थोड़ी बहुत ज्यादा होगी आर्थो और पैरा से। आर्थो और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है फिनॉक्साइड आयन को, क्योंकि आर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज है। मेटा पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, तो ये जो प्लस इफेक्ट शो कर रहा है तो इसकी वजह से ये उतना डिस्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है जितना कि आर्थो और पैरा कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये भी पूरा आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, पूरे फिनॉक्साइड आयन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। बट आर्थो और पैरा से अगर कंपैरिजन करें तो ये उतना डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है जितना कि ये दोनों भाई साहब कर रहे हैं। तो जब ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है तो फिर इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। इन दोनों के कंपैरिजन में बात हो रही है, बात ध्यान से समझिए, इन दोनों के कंपैरिजन में बात हो रही है, आर्थो और पैरा के कंपैरिजन में। तो इन दोनों से, आर्थो और पैरा से ये ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी इन दोनों से। जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिटी भी इसकी ज्यादा होगी। मतलब मेटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा देन आर्थो और पैरा। और आर्थो और पैरा की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ा रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो एसिडिटी इसकी घट जाएगी आर्थो पैरा वाले की। मेटा वाले की एसिडिटी थोड़ा ज्यादा होगी, आर्थो पैरा वाले की मेटा वाले से कम होगी। ठीक है, अब इसका उल्टा हमने पढ़ा था कब, नाइट्रोबेंजीन के केस में। नाइट्रोबेंजीन के केस में मेटा वाला जो था उसकी एसिडिटी सबसे कम थी और आर्थो और पैरा वाले की एसिडिटी सबसे ज्यादा थी।
क्योंकि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लगा दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लगा दे, ठीक है, अभी मैं अच्छे से समझा देती हूँ, फिर दोबारा समझाऊंगी, टेंशन मत लो। हाँ, अभी मैं पूरा क्लीन करके बढ़िया से समझाऊंगी आपको, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अभी मैं दोबारा समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पर आपका पैरा पोजीशन पर मैंने जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। अगर मैंने आर्थो और पैरा पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है मतलब एसिडिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप का जो माइनस आई है वो यहाँ पर उतना काम ही नहीं कर पाएगा, ना ही माइनस आई काम करेगा, ना ही माइनस आर काम करेगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितने की इन दोनों की एसिडिटी ज्यादा होती है। किसके केस में, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप के केस में। तो यहाँ पर मेटा वाला की जो एसिडिटी है वो आर्थो पैरा से कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो मेटा वाले की एसिडिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होगा तो मेटा वाले की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आर्थो पैरा से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अगर होगा तो मेटा वाले की एसिडिटी कम हो जाएगी आर्थो पैरा से, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो मेटा वाले की एसिडिटी बढ़ जाएगी आर्थो पैरा से। बात समझ में आ रही है? अभी मैं दोबारा फिर से बताऊंगी इसको, ठीक है। अभी तो केवल मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी बहुत बढ़िया से आपको बताऊंगी, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैन ऑपरेट ओनली थ्रू आर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट थ्रू मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं काम करेगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट? क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिनॉक्साइड आयन नहीं बढ़ाता है। फिनॉक्साइड आयन केवल आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, मेटा पर नहीं बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो केवल आर्थो पैरा पर ही काम करेगा, मेटा पे काम नहीं करेगा। प्लस आई जो है वो तो काम करेगा, प्लस आई चाहे आर्थो पे हो, पैरा पे हो, मेटा पे हो, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो तो काम करेगा, ठीक है। तो मेटा क्रिस्टल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन आर्थो एंड पैरा क्रिस्टल। तो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई की वजह से जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डेंसिटी को बढ़ा कौन रहा है, आर्थो और पैरा वाला, ठीक है, आर्थो और पैरा वाला बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है और वो वीक एसिड हो जा रहा है। मेटा वाले के केस में आपका क्या है कि प्लस आई तो काम करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपका जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो काम नहीं करेगा और डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा है, तो ये स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, फिनॉक्साइड आयन को उतना डिस्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है जितना कि ये दोनों कर रहे हैं। तो ये थोड़ा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा इन दोनों की तुलना में। तो जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एसिड देन आर्थो एंड पैरा क्रिस्टल। बहुत बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस जो है, अभी जरूरी नहीं कि केवल मैथिल ग्रुप वाला ही है, लेकिन ये आता बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए बढ़िया से इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। जो नेक्स्ट है आपका वो देखिए आप, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट एट आर्थो पोजिशन। अब हम आर्थो पैरा मेटा की बात करें तो आर्थो पोजिशन पे अगर कोई ग्रुप है तो वहां पर डिस्टेंस जो है कम होगा फिनॉक्साइड आयन से O नेगेटिव के पास। ये जो है आपका आर्थो वाला, ये आर्थो, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो आपका आर्थो जो ग्रुप होगा, चाहे कोई भी ग्रुप हो, माइनस आई वाला हो या प्लस आई वाला हो, उनका जो इफेक्ट है वो इस O नेगेटिव पे ज्यादा होगा। अगर माइनस आई वाला होगा तो डिस्टेंस कम है तो ज्यादा तेजी से खींचेगा, प्लस आई वाला होगा डिस्टेंस कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो इस नेगेटिव को ज्यादा बढ़ाएंगे, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, बहुत ही कम एसिडिक होंगे, वीक एसिड होंगे। तो आर्थो जो होगा सबसे ज्यादा कम हो जाता है एसिडिक से, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखो यहाँ पे ध्यान दो, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट एट आर्थो पोजीशन,
तो आर्थो पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आर्थो पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे ज्यादा बढ़ाएगा, जिसके वजह से बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, पैरा और मेटा से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी काम कर रहा है और प्लस आई भी काम कर रहा है। डिस्टेंस बहुत कम है तो प्लस आई भी काम कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाकर समझाऊंगी। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट दोनों काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा और वीक एसिड हो जाएगा। तो सबसे वीक एसिड आपका आर्थो वाला होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वीक एसिड कौन होगा, आर्थो वाला होगा। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद सबसे वीक एसिड आर्थो वाला होगा, उसके बाद पैरा वाला होगा और उसके बाद सबसे ज्यादा एसिडिक मेटा वाला हो जाएगा। नाइट्रोफिनॉल के ठीक अपोजिट, नाइट्रोफिनॉल का अगर याद है ना आपको, इसका अपोजिट कर दीजिए तो क्रिसॉल का हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो नाइट्रोफिनॉल का जो ऑर्डर है उसका अपोजिट आपका क्रिसॉल का हो जाएगा, कि इसमें आपका मेटा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा बेटा वाला होगा, फिर पैरा वाला, फिर आर्थो वाला। अब क्यों, क्योंकि पैरा वाला का डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस आई तो काम नहीं करेगा, हाइपर कंजुगेशन ही काम करेगा। लेकिन आर्थो वाले में क्या है, हाइपर कंजुगेशन भी है और प्लस आई भी है, जिसके वजह से ओ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा बहुत ज्यादा। तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो मतलब बहुत ही कम एसिडिक होगा। तो आर्थो वाला सबसे कम, पैरा वाला उसके बाद, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, मेटा क्रिसॉल। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, फिनॉल से तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है ना, तो उसके बाद आएगा वाटर, उसके बाद आएगा एल्कोहल। चलो यहाँ पे देखो, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट एट आर्थो पोजिशन, ठीक है, देन एट, जो भी मैंने समझाया ना उसी को वर्डिंग में मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो आर्थो पोजिशन पे सबसे ज्यादा होगा, देन एट पैरा पोजिशन ऑर्थो क्रिसॉल इज अ वीकर एसिड देन पैरा क्रिसॉल, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर वर्डिंग में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स नहीं है। जैसे नाइट्रोफिनॉल के केस में क्या था कि जो पैरा वाला था वो ज्यादा था आर्थो से, पैरा जो नाइट्रोफिनॉल था इसकी एसिडिटी ज्यादा थी आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल से। क्यों, क्योंकि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में आर्थो नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम हो गई पैरा से। क्यों, क्योंकि आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल में। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि CH3 है, मैथिल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना नहीं है, तो उस पर आप ध्यान मत दो। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आर्थो क्रिसॉल इज अ वीकर एसिड देन पैरा क्रिसॉल, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, दोबारा भी समझाऊंगी। ठीक है, अब ये चीज हो गई आपकी। आगे है नेक्स्ट, जो ऑर्डर बनेगा वो क्या है कि फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद आता है फिनॉल, फिनॉल से भी कम एसिडिक होता है क्रिसॉल। अब क्रिसॉल में अगर हम ऑर्डर देखें तो मेटा क्रिसॉल ज्यादा एसिडिक होता है पैरा क्रिसॉल से, और पैरा क्रिसॉल ज्यादा एसिडिक होता है आर्थो क्रिसॉल से। आर्थो क्रिसॉल सबसे कम एसिडिक होता है। आर्थो क्रिसॉल सबसे कम एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, रिलीज करेगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो डिस्टेबलाइज करेगा बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये वीक एसिड हो जाता है आर्थो क्रिसॉल। ठीक है, तो ये एसिडिक ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद आएगा आपका वाटर, उसके बाद आएगा एल्कोहल। अब लास्ट है यहाँ पे 5 नंबर का जो पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 5 नंबर वाला, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल उसके बाद, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, नहीं तो ये भी ज्यादा होता, यही सबसे ज्यादा होता, लेकिन ये पैरा से कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसके बाद नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई दोनों काम नहीं करते हैं, तो माइनस आई थोड़ा बहुत काम करता है, माइनस आर तो काम ही नहीं करता है, जिसकी वजह से मेटा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो आपका पैरा और आर्थो से कम हो जाता है इसकी एसिडिटी। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिनॉल की, फिनॉल से भी कम एसिडिक कौन हो जाता है, क्रिसॉल। ठीक है, क्रिसॉल्स में कौन, क्रिसॉल्स में आपका मेटा क्रिसॉल की सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर पैरा क्रिसॉल, फिर आर्थो क्रिसॉल। ठीक है, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। अभी पूरा मैं आपको चार्ट भी बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी आप दे सकते हो।
सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्रिशॉल का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसिडिटी ऑफ क्रिशॉल पढ़ रहे हैं, जिसमें आर्थो क्रिशॉल, मेटा क्रिशॉल और पैरा क्रिशॉल आता है। आर्थो क्रिशॉल जो होता है वो सबसे कम एसिडिक होता है, और उसके बाद पैरा क्रिशॉल थोड़ा ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होता है मेटा क्रिशॉल। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्थो क्रिशॉल की अगर हम बात करें, ठीक है, क्रिशॉल मतलब क्या हुआ? देखो, ये टोल्यूइन है, ठीक है, हाइड्रोक्सी टोल्यूइन को ही हम क्रिशॉल कहते हैं। टोल्यूइन का मतलब ये रहा आपका टोल्यूइन, ये है ना बेंजीन रिंग, इससे CH3 को जोड़ दो, ये बन गया आपका टोल्यूइन। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको लैब में करना है। तो ये जो टोल्यूइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर यहाँ पर हम OH को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? आर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बनेगा कि नहीं? तो इसी आर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन को अगर हम घुमा दे तो ये नहीं बन जाएगा? बनेगा ना, सेमी कंपाउंड है। अब इस OH को मैं अगर यहाँ लिख दूं, आर्थो पोजिशन पर सेम ही है, ये आर्थो चाहे ये आर्थो, तो मैं ऐसे घुमा दूं अगर, तो ये नहीं बन जाएगा कि यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3, तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, या हम इसको कह सकते हैं आर्थो क्रिशॉल, या हम इसको कह सकते हैं मैथिल फिनॉल। मैथिल ग्रुप अटैच है, आर्थो मैथिल फिनॉल, फिनॉल हो गया ना ये, तो आर्थो मैथिल फिनॉल। तो बहुत सारे नाम है, तो एग्जाम में कोई पार्टिकुलर किसी नाम से अगर नहीं दिया, जैसे क्रिशॉल करके नहीं दिया, तो कंफ्यूज मत होना, मैथिल फिनॉल भी कह सकता है, या आर्थो मैथिल फिनॉल भी कह सकता है, पैरा मैथिल फिनॉल भी कह सकता है, या आपका आर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन भी कह सकता है। सबसे पहला काम, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, सही सही स्ट्रक्चर, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखो, और जो नाम आपको दिया गया है उस नाम से पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, उसके बाद सोचो कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्रिशॉल का केस अगर हम लेते हैं, तो ये फिनॉल से भी कम एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि क्रिशॉल, अगर हम आर्थो क्रिशॉल की बात करें, तो आर्थो क्रिशॉल में यहाँ पर डिस्टेंस कम है ना फिनॉक्साइड आयन से, H को निकालने के बाद इस पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर पावरफुल प्लस I काम करेगा, पावरफुल प्लस I, डिस्टेंस कम है। साथ ही यहाँ पर आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी काम करेगा, HE हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे। अगर हम मेटा क्रिशॉल की बात करें, तो यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है, तो यहाँ पर प्लस I मीडियम काम करेगा, ज्यादा नहीं, ना पावरफुल ना एकदम ही कम, मीडियम काम करेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो नहीं बढ़ाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। HE हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर हम पैरा क्रिशॉल की बात करें, तो पैरा क्रिशॉल में डिस्टेंस काफी बढ़ गया, तो यहाँ पर प्लस I काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को काम करने के लिए डिस्टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो डिस्टेंस बढ़ गई तो I काम ही नहीं किया, तो फिर क्या काम करेगा? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये भी। तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच अगर आर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा H को निकालने के बाद, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पूरा जो फिनॉक्साइड आयन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, और सबसे कम एसिडिक आपका आर्थो क्रिशॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो पैरा क्रिशॉल में आपका इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। उसके बाद आपका जो एक, इसमें तो दो इफेक्ट है, लेकिन इसमें एक ही इफेक्ट काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करेगा जितना कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा था। तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी इससे, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी भी थोड़ी ज्यादा होगी इससे, और सबसे ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी इन दोनों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका मेटा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा है, केवल प्लस I काम कर रहा है, वो भी मीडियम प्लस I काम कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपका मेटा पोजीशन पर काम नहीं कर रहा है, और हाइपर कंजुगेशन जो होता है डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डोमिनेंट होता है, ये सब मैंने बताया है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है मीडियम, तो ये आपका उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करेगा जितना कि ये दोनों करेंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी फिनॉक्साइड आयन की, तो इसलिए इसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। ओके, अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के मैंने यहाँ पर समझाया है कि कैसे आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के वजह से आर्थो
जो है वो सबसे कम एसिडिक हो जाता है। आर्थोक्रिस्टॉल जो है वो सबसे कम एसिडिक क्यों होता है वो यहाँ पर मैंने रीजन बताया है, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। एक तो प्लस आई भी है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपका आर्थोक्रिस्टॉल है और इसने हाइड्रोजन को हटाया क्योंकि एसिडिक नेचर है, तो हाइड्रोजन H+ निकालेगा और आपका यहाँ पर क्या बन गया, आर्थोक्रिस्टॉल बन गया फिनॉक्साइड आयन के साथ, वो नेगेटिव है। अब यहाँ पर चूंकि ये वीक है, सबसे वीक एसिड है, तो ये इस पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वापस से वो फिनॉल मतलब आर्थोक्रिस्टॉल बन जाएगा। ये साइन क्या बता रहा है, छोटा वाला एरो, हाफ एरो, ये बता रहा है कि बहुत ही कम मात्रा में ये बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में इससे ये बन जाएगा। फिर से सुनिए, ये छोटा एरो है, ठीक है, ये छोटा एरो क्या बता रहा है कि आपका जो आर्थोक्रिस्टॉल है वो H+ को बहुत ही कम निकाल रहा है, लेकिन ये H+ बहुत ज्यादा अमाउंट में फिनॉक्साइड आयन से जुड़कर वापस से आर्थोक्रिस्टॉल बना रहा है, तो ये ज्यादा वाला, ये वाला साइन है, बड़ा वाला, मतलब इस फॉर्म में ये ज्यादा रहेगा, इस फॉर्म में ये कम रहेगा, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि सबसे इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और सबसे कम वीक एसिड आपका आर्थोक्रिस्टॉल होता है, यही रीजन है। ठीक है, अब चलो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझते हैं इसका, कि आपका मैंने खोलकर इस तरह से बनाया है, ये जो आपका है ना, इसी को मैंने इसे खोलकर बनाया है ताकि मैं समझा सकूं। एनायन इज डिस्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे पावरफुल काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, जिस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी और एसिडिटी भी घट जाएगी। एनायन का मतलब फिनॉक्साइड आयन के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है इस एनायन का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, नॉट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपका जो CH3 ग्रुप अटैच है आर्थो पर, तो ये अगर आपने पढ़ा होगा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पहली बार नाम सुन रहे हो या पहली बार स्ट्रक्चर देख रहे हो, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या मैंने बनाया है। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स अगर आपको बनाने आता होगा तब तो ये बिल्कुल आप समझ जाओगे बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सप्लाई करेगा, अब इस कार्बन का 5 हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं रिपल्सन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस कार्बन पे आ जाएगा। तो आपका ये था फर्स्ट, ये आपका सेकंड फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब इस जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, जब इस कार्बन पे नेगेटिव है और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, नॉट बॉन्डिंग नहीं बनेगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या बन रहा था, बॉन्डिंग बन रहा था। हाइपर कंजुगेशन में यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बन रही है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं बन रही है। अगर आप फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग बनती है उसमें, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जब नेगेटिव आ जाएगा इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, तो पूरा रिपल्सन होगा किसके बीच में, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव, इस कार्बन के नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पर जमा हो जाएगी, और जो H+ इसने सॉल्यूशन में निकाला है वो H+ को वापस से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है, वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, वापस से दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई और वापस से आपका ये वाला कंपाउंड बन गया, वापस से हाइड्रोजन जुड़ गया। अब जब सॉल्यूशन में H+ है ही नहीं तो भाई वो तो वीक एसिड होगा ही ना। ठीक है, तो यही आपका रीजन होता है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो अनस्टेबल ड्यू टू लाइक चार्जेस, यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव, लाइक चार्जेस एडजेसेंट टू ईच अदर डिस्टेबलाइज एनायन। दोनों आसपास अगर सेम चार्ज हो रहा तो वो आयन डिस्टेबलाइज ही होता है, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव। यहाँ पर प्लस होगा तभी डिस्टेबलाइज, यहाँ पर नेगेटिव एडजेसेंट एटम्स पे तो वो भी डिस्टेबलाइज ही होता है, याद रखिएगा। केवल नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाते हैं, नेगेटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर आपका डिस्टेबलाइज कर देगा पूरे एनायन को, पूरे फिनॉक्साइड आयन को। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, क्योंकि मूव तो करेगा ना, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन हम बना रहे हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये मूव किया तो यहाँ पर इस कार्बन का 5 हो जाएगा, वापस से इधर मूव करेगा तो आपका ये थर्ड वाला बन जाएगा। फिर यहाँ से आपका नेगेटिव इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, सब आता ही होगा आपको, सब पता ही है कैसे बनाते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। फिर ये इधर मूव करेगा तो ये बनेगा। अब वापस से जब ये इधर आएगा तो ये जो डबल बॉन्डेड के पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये वापस से मूव करके इस कार्बन पे आएंगे,
अब इस कार्बन पर नेगेटिव होगा और जो बाहर H प्लस है उसके साथ बॉन्डिंग बनाकर वापस से 5th स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव किया तो इस कार्बन की 5 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक पाई इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा और कहाँ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास जाके जमा हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। अब बाहर जो H प्लस हमारा वेट कर रहा है, H प्लस देखो यहाँ पर भी वेट कर रहा है, यहाँ पर भी वेट कर रहा है, यहाँ पर भी वेट कर रहा है, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग नहीं है, फिर भी वहां पर वो बैठा हुआ है H प्लस, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव आएगा और ये हाइड्रोजन जो H प्लस चुपचाप बैठा हुआ था वापस से इस कार्बन के साथ जुड़कर वापस से ये वाला स्ट्रक्चर बना लेगा, 1st and 5th। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि इसका जो एडजेसेंट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। जब डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि बगल में ही है ना, एक तो प्लस आई भी पावरफुल काम कर रहा है, प्लस आई भी काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है, तो आर्थो वाला बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो उसकी एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी। अब इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी पैराक्रिसॉल की, पैराक्रिसॉल थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे ज्यादा हो जाएगी मेटाक्रिसॉल की, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन काम ही नहीं करेगा, केवल प्लस आई काम करेगा। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोफिनॉल्स। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये आपके कंपटीशन में तो जरूर पूछ सकता है। ठीक है, हैलोफिनॉल्स मतलब कि हैलोजन हमने फिनॉल में ऐड कर दिया है। अब कौन सा हैलोजन ऐड किया है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे अभी क्वेश्चन में कराऊंगी आपको। ठीक है, तो पहला इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे, कुछ पॉइंट्स आउट किए हैं मैंने, ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सके और याद कर सके। देखो पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हैलो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय रेजोनेंस। जो हैलोजन वाले ग्रुप होते हैं उसी को हम हैलो ग्रुप कहते हैं। हैलोजन वाले ग्रुप मतलब अरे यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पढ़ा होगा आपने 11th में। ठीक है, तो हैलो ग्रुप को हम हैलोजन बोलते हैं, शॉर्टकट में हम हैलो बोलते हैं। तो हैलो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय रेजोनेंस। ठीक है, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, कौन, हैलोजन वाले। आप तो कहोगे मैम इसमें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्यों होते हैं? अरे भाई उनमें 3 लोन पेयर्स होते हैं हेलोजेंस में। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्डिंग करता है, बाकी के 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी को दे सकता है ना, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ना, तो इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय रिजोनेंस। बाय रिजोनेंस मतलब कि रिजोनेंस में आपका प्लस आर इफेक्ट को वो शो करता है। ठीक है, इट इलेक्ट्रॉन withdrawing inductive effect predominates over the plus R effect। तो ये चीजें मैंने बताया आपको, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि जो हैलोजेंस होते हैं उनमें पावरफुल माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है कि जो केवल और केवल हैलोजन के केस में, नॉट सबके केस में, केवल हैलोजन के केस में क्या होता है कि माइनस आर जो होता है वो डोमिनेट हो जाता है प्लस आर से, केवल हैलोजन के केस में, हैलो ग्रुप के केस में। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है। तो जब भी हैलोजन होगा, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, तो उस केस में पावरफुल माइनस आई उनमें काम करता है और जो डोमिनेट हो जाता है प्लस आर से। अब प्लस आर क्यों काम करता है? क्योंकि इनमें लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर्स जो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपका प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। लेकिन प्लस आर को शो करता है लोन पेयर की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं हेलोजन, जिसकी वजह से माइनस आयन में बहुत ज्यादा पावरफुल काम करता है, जो आपका ओवर डोमिनेट होता है प्लस आर के ऊपर। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम हैलोफिनॉल्स को लेते हैं, सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हैलोफिनॉल्स की जो एसिडिटी होती है वो फिनॉल की एसिडिटी से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो वो जो एनायन है, जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो आपका हैलोफिनॉल्स जो होते हैं वो फिनॉल से इनकी एसिडिटी ज्यादा होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर आप कंपेरिजन करें आर्थो हैलोफिनॉल का, मेटा हैलोफिनॉल का और पैरा हैलोफिनॉल्स का, एक ही तरह का हैलोफिनॉल लेंगे
डिफरेंट डिफरेंट नहीं, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, या यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, तब कंपेरिजन करेंगे। अलग अलग कंपाउंड लेके कंपेरिजन नहीं करेंगे, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड लेके कंपेरिजन नहीं करेंगे, एक ही एटम वाला होना चाहिए कंपाउंड, ठीक है, सेम सेम। यहाँ पे जो एक्स लेंगे वही यहाँ पर भी वही एक्स होगा, यहाँ पर भी वही एक्स होगा। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे क्लोरीन को ले लिया, तो आर्थोक्लोरीन वाला जो फिनॉल होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर मेटा वाले की, और सबसे कम होगी पैरा वाले की। क्यों? क्योंकि भाई पैरा वाले में इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो यहाँ पर जो माइनस आई है वो कम हो गया। सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई यहाँ पर काम करेगा आर्थो वाले पे, पावरफुल माइनस आई, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पावरफुल माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, जिसकी वजह से ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, और एनायन जो स्टेबलाइज हो जाएगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम हुआ है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो गया। इस वजह से ये जो होगा मेटा वाला केस, मेटा अगर हेलोफिनॉल है तो इसकी एसिडिटी पैरा हेलोफिनॉल से ज्यादा हो जाएगी। अब इस केस में आपको रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखना है, आपको केवल माइनस आई इफेक्ट ही देखना है, क्योंकि हेलोजन के केस में माइनस आई प्लस आर के ऊपर डोमिनेंट होता है, याद रखिए, केवल हेलोजन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर्थो वाला सबसे ज्यादा, मेटा वाला उसके बाद सबसे कम, पैरा वाला क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट है आपका ये वाला केस। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स लिए हमने, लेकिन पोजीशन हमने सेम रखा है, आर्थो पे क्लोरीन, आर्थो पे ब्रोमीन, आर्थो पे आयोडीन और आर्थो पे फ्लोरीन। तो अब आप सोच रहे होंगे मन में कि मैम फ्लोरीन वाला की एसिडिटी सबसे कम कैसे हो गई। अच्छा, आप लोग यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है, मैं लिखना भूल गई, एसिडिटी ऑर्डर, यहाँ पे भी लिख लीजिए एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन का क्यों ज्यादा है, फ्लोरीन जबकि सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, मैम ने सबसे कम फ्लोरीन का बना दिया, ऐसा क्यों किया? आप बताइए मैंने ऐसे क्यों किया, सोचो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन H+ है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन है वहां पे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना निश्चित है, तब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन इस H को बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो सॉल्यूशन में जब H+ जाएगा ही नहीं तो वो काहे की एसिड, तो फिर वो एसिड कहलाएगी नहीं, मतलब बहुत ही वीक एसिड हो जाएगा। तो इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाती है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, सबसे ज्यादा होनी चाहिए इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट होता क्या है कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाती है। फिर तब क्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा है, मतलब माइनस आई ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे पावरफुल माइनस आई इसमें काम करेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे कम माइनस आई जो है आपका आयोडीन में काम करेगा, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे हट जाती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड एसिडिक ऑर्डर। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। हो गया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इस पहले वाले कंपाउंड पे, ये क्या है, मेटा मेथॉक्सी फिनॉल, ये है मेटा एमिनोफिनॉल, ये है फिनॉल। तो यहाँ पर मेटा, यहाँ पर भी मेटा, और ये तो फिनॉल है ही है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो आर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाता है, मेटा से मतलब नहीं है उसको। तो यहाँ पर मेटा वाला डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी मेटा वाला डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो आपके लिए क्वेश्चन आसान कर दिया गया है, क्वेश्चन को इजी कर दिया गया है, ठीक है। अब बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो OCH3 है वो क्या इफेक्ट शो करता है, NH2 जो है वो क्या इफेक्ट शो करता है। तो आप देखने पे ही समझ में आ रहा है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो ये आपका माइनस आई को शो करेगा। मेटा पोजीशन पे हम माइनस आई को ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्थो पैरा होता तो हम रेजोनेंस इफेक्ट को भी देखते, लेकिन मेटा है तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट तो काम करेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे।
तो यहाँ पर जो OCH3 ये माइनस आई को शो करेगा। NH2 जो है ये भी माइनस आई को ही शो करेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन साथ ही ये लोग भी प्लस आर ही शो करते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बोर्ड पर ही आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। OCH3 में क्या है आपके, OCH3 जो होता है, बिल्कुल बोर्ड पर ही आपका ध्यान होना चाहिए, जो मैं बता रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो OCH3 है, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर्स आपको दिख रहा है, तो ये लोन पेयर्स को क्या करेगा, सप्लाई कर सकता है दूसरे एटम को, तो ये आपका प्लस आर इफेक्ट को शो करता है, प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट। बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये माइनस आई भी शो करता है, और रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेंट होता है, ये तो आपको पता है। ओके, अब अगर हम NH2 की बात करें, NH2, ठीक है, तो ये भी आपका एक लोन पेयर है, इसमें भी तो ये आपका प्लस आर ही शो करेगा, लेकिन माइनस आई क्यों शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे बताया कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है फिनॉल का, वो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, मतलब आर्थो और पैरा पर आप रेजोनेंस इफेक्ट को कंसिडर करेंगे, आर्थो और पैरा पर रेजोनेंस इफेक्ट को आप ध्यान देंगे, लेकिन मेटा पोजिशन पर रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कौन, फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन कहो या फिनॉल कहो, जो आपका फिनॉक्साइड आयन होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट वहीं पे काम करेगा। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है तो वहां पर हम रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखेंगे, वहां पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में दो होते हैं, एक माइनस आई, एक प्लस आई। अब हमें ये देखना है कि वो माइनस आई ग्रुप है कि प्लस आई ग्रुप है। आ रही है बात समझ रहे हैं? तो ये जो OCH3 है, इसके पास लोन पेयर है, ये प्लस आर को शो कर रहा है, लेकिन माइनस आई को भी शो करेगा। NH2 क्या है, लोन पेयर है, प्लस आर को शो कर रहा है, माइनस आई को भी शो करेगा। मेटा पोजिशन पे आपके रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई देखेंगे। अब दोनों में पावरफुल माइनस आई कौन है, यहाँ पर आके हमें सोचना है। ओके, यहाँ पे आके हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में पावरफुल माइनस आई कौन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपका माइनस आई ऑर्डर कौन हो जाएगा, OCH3 जो होता है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये आपका माइनस आई पावर को ज्यादा रखता है देन NH2। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम बताएंगे कि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इसलिए माइनस आई ऑर्डर में ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। अब यहाँ पर बताइए, तो ये माइनस आई ज्यादा पावरफुल है, तो ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, O नेगेटिव के पास से, और ये थोड़ा कम है उससे, तो ये थोड़ा कम खींचेगा O नेगेटिव के पास से इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो O नेगेटिव के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये इससे थोड़ा कम खींच पा रहा है, तो O नेगेटिव के ऊपर की चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा कम होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी, तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर तो कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, तो जब माइनस आई ग्रुप ही नहीं है तो सबसे कम एसिडिक यही होगा। माइनस आई ग्रुप अटैच अगर हो, आर्थो पैरा मेटा, कहीं पर भी माइनस आई ग्रुप अटैच हो, आर्थो पर, पैरा पर, मेटा पर, कहीं पर भी, तो वो फिनॉल से एसिडिक होगा ही होगा, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक ही होगा, चाहे आर्थो पे हो, चाहे पैरा पे हो, चाहे मेटा पे, कोई भी माइनस आई ग्रुप हो तो वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, मैंने कई बार बताया आपको। और कोई प्लस आई वाला ग्रुप अगर अटैच हो आर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे, तो वो फिनॉल से कम एसिडिक होगा, जैसे क्रिसॉल। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपका ऑर्डर हो जाएगा, फिर ये सबसे ज्यादा ये खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा आपका एसिडिक 1 नंबर होगा, उसके बाद ये खींच रहा है तो 2 नंबर होगा, उसके बाद 3 नंबर फिनॉल का होगा। तो ये हो जाएगा आपका एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, एसिडिटी ऑर्डर 1 2 3। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फाइंड एसिडिक ऑर्डर, ये पहला क्वेश्चन है ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, दूसरा है मेटामेथॉक्सीफिनॉल, तीसरा है पैरामेथॉक्सीफिनॉल। अब यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, बस पोजीशन डिफरेंट है, आर्थो पैरा मेटा, आर्थो पैरा मेटा। तो अब इन तीनों में हमें कंपैरिजन करना है कि सबसे ज्यादा कौन होगा। जैसे क्रिस्टॉल में हम CH3 को लेके कर रहे थे, यहाँ पर है OCH3। अब OCH3 जो होता है ये माइनस आई को शो करता है और प्लस आर को भी शो करता है।
तो प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ नेगेटिव के ऊपर बढ़ेगी और माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। लेकिन रिजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन कहां पे? आर्थो और पैरा पे। रिजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेंट होता है, पता है, लेकिन कहां पे? आर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पे नहीं। अगर फिनॉक्साइड आयन है, अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है, तब की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिए बात को मैं क्या बोल रही हूँ। फिनॉक्साइड आयन में आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है, इसका मतलब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो इस केस में रिजोनेंस इफेक्ट जो है वो आर्थो पैरा पर ही काम करेगा, मेटा पे काम नहीं करेगा। मेटा पे हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। अब यहाँ पर जो OCH3 की बात हो रही है, OCH3 प्लस आर को शो करता है, माइनस आई को शो करता है। तो अगर ये आर्थो पोजीशन पे OCH3 अटैच कर दिया जाए तो यहाँ पर तो प्लस आर काम करेगा और माइनस आई भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे, लेकिन डोमिनेट कौन होगा? प्लस आर डोमिनेट होगा, होगा ना। यहाँ पर अगर आपका आर्थो पोजीशन पर OCH3 होगा तो यहाँ पर प्लस आर भी काम करेगा, माइनस आई भी काम करेगा, और रिजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट होता है। मतलब प्लस आर को हम देखेंगे, प्लस आर की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, तो आपकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब इसके बारे में बात करते हैं। मेटा पोजीशन में यहाँ पे प्लस आर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे केवल माइनस आई काम कर रहा है, ठीक है। और इसकी बात करें पैरा वाले पे, तो यहाँ पर आपका माइनस आई काम नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, तो यहाँ पे केवल प्लस आर काम करेगा। मतलब कि आपका अब इन तीनों में सोचो जरा कि कौन हो सकता है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे अपवाद है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। OCH3 जो है प्लस आर की वजह से ये O नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो थियरी है, जो कंसेप्ट है, वो तो यही कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि आपका माइनस आई यहाँ पर डोमिनेट हो जाता है प्लस आर से, माइनस आई डोमिनेट हो जाता है यहाँ पर प्लस आर से। अब ऐसा होता क्यों है यहाँ पे? क्योंकि CH3 जो है ना वो बल्की ग्रुप है। मेथिल ग्रुप क्या है? बल्की ग्रुप है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसके हाइड्रोजन चारों तरफ से कार्बन को घेरे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोन पेयर्स है ना ऑक्सीजन का, वो भी ढका जाता है हाइड्रोजन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है वो स्टेरिक हिंड्रेंस शो करने लगता है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर्स है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स है, जो सप्लाई वो करना चाहता था प्लस आर की वजह से, वो सप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगा। किसका? CH3 ग्रुप का। आई बात समझ में? तो यहाँ पर प्लस आर फिर काम ही नहीं कर पा रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जब प्लस आर काम ही नहीं कर पाएगा तो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो बढ़ ही नहीं पाएगी, मतलब माइनस आई यहाँ पर काम करेगा। अब माइनस आई काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो फिर वो आपका मोर एसिडिक हो जाएगा। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। अब इस केस में अब यहाँ पर देखें तो ये तो प्लस आ रहा है, माइनस से काम कर ही नहीं रहा है, तो सबसे कम एसिडिक यही होगा, वो तो देखने से समझ में आ रहा है। ओके, और स्टेरिक हिंड्रेंस से यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आई नहीं ना है, यहाँ पर माइनस आई है। ओके, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ेगी ही O नेगेटिव पे, तो आपकी स्टेबिलिटी घटेगी, डिस्टेबलाइज होगा ही, और आपकी एसिडिटी भी सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे कम तो यही होगा 3 नंबर। अब इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों की, तो माइनस आई क्या है आपका? माइनस आई 2 नंबर सबसे ज्यादा है, फिर 1 नंबर है और सबसे कम 3 नंबर है। तो सब 2 नंबर सबसे ज्यादा मेटा वाला है। अब क्यों है मेटा वाला? क्योंकि बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, तो यहाँ पर प्लस आर है और माइनस आई है। यहाँ पे माइनस आई काम कर रहा है लेकिन प्लस आर काम नहीं कर रहा है, रेजोनेंस से कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से केवल माइनस आई यहाँ पे डोमिनेट है, जिसकी वजह से ये वाला ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस आर है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन फिर भी ये वाला इससे कम हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट आर्थो पोजिशन, plus R effect at ortho position is little diminished, कम हो जाता है थोड़ा बहुत। This decreases the electron density in the ortho OH bond, thereby making
आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल लिटिल मोर एसिडिक देन द करस्पॉन्डिंग पैराफिनॉल। जो मैंने आपको समझाया वही चीज इसमें लिखा हुआ है। अब मेटा वाला ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है ना, प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो लगेगा ही। इसकी वजह से आर्थो वाला जो है मेटा वाले से यहाँ पे कम हो गया। सबसे ज्यादा आपका एसिडिक मेटा वाला होगा, फिर आर्थो वाला, और सबसे कम पैरा वाला। पैरा वालों को तो हम सबसे कम ही रखेंगे, वो तो देखने से समझ में आ रहा है। इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्लस आर तो है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी को वो कम कर रहा है। और यहाँ पर माइनस आई है तो ये बढ़ा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच होगा तो पक्का आपका एसिडिटी को बढ़ाएगा। इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है जेई मेंस में आया था 2013 में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी एनसीईआरटी में आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एसिडिटी ऑर्डर बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। चलिए, हो गया, ट्राई कर लिया आपने। चलिए अब हम देखते हैं, फिर मेरे आंसर से आप अपने आंसर को मिलाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एसिडिटी ऑर्डर लिखना है, तो हम ग्रुप्स को देखेंगे। सारे के सारे फिनॉल्स से और सबके पैरा पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड है। देख रहे हो, CH3 OCH सब क्या है, पैरा पोजीशन पर है। आपको क्वेश्चन आसान करके दिया है, नहीं तो आर्थो पैरा मेटा वगैरह करता तो कंफ्यूजन होता, लेकिन इसने क्या किया, क्वेश्चन को आसान कर दिया, सब पोजीशन सेम रखा है, पैरा पैरा पैरा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन को आसान करना कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते ए नंबर पे जरा ध्यान दीजिए। ये है CH3 ग्रुप और वो भी पैरा पोजीशन पे है। तो यहाँ पर जिसका प्लस आई है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब यहाँ पे प्लस आई काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे केवल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ही काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो OCH3 में माइनस आई होता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई यहाँ पर काम नहीं करेगा। फिर क्या काम करेगा, तो फिर आपका इसका प्लस आर इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, NO2 की बात करें तो NO2 में माइनस आई भी होता है और आपका माइनस आर भी होता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा, माइनस आर काम करेगा। Cl की बात करें तो Cl क्या है, ये ऐसा हेलोजेंस होते हैं जो आपके पावरफुल माइनस आई को शो करते हैं, पावरफुल माइनस आई को शो करते हैं। तो यहाँ पर माइनस आई तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस आर इफेक्ट भी है, याद रखिएगा। ये आपके जो हेलोजेंस होते हैं वो माइनस आई को शो करते हैं और प्लस आर को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर माइनस आई काम नहीं करेगा। फिर क्या काम करेगा, प्लस आर काम करेगा। पोजीशंस पर ध्यान रखना है, आर्थो पैरा आर्थो पैरा और मेटा मोटा नहीं, मेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पैरा पोजीशन पर कोई हेलोजन है तो वहां पर माइनस आई और प्लस आर, ठीक है, ये काम करता है ना माइनस आई और प्लस आर का, तो यहाँ पे प्लस आर काम करेगा, माइनस आई काम नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। माइनस आई फिर भी है, इफेक्टिव है, माइनस आई है, चलो मान लेते हैं कि माइनस आई है, काम कर रहा है, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आर भी है, याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर अच्छा ठीक है, चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आप बोल देती हूँ कि माइनस आई जो है वो प्लस आर। ओके, कुछ बच्चे होंगे जो बोल रहे मैम आपने पीछे तो ये बताया था, चलिए ठीक है, बता दिया मैंने। तो अब यहाँ पर आप इसको करके दिखाओ मुझे पहले, अब बताओ यहाँ पे कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ओ नेगेटिव के पास से। जो सबसे ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, उसकी उस आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इज दैट क्लियर? जो ग्रुप सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, किसमें पावरफुल विथड्रॉविंग इफेक्ट है? ये इंडक्टिव इफेक्ट तो काम नहीं कर रहा है, माइनस आर। और किसी में माइनस आर दिख रहा है? नहीं, प्लस आर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, केवल इसमें माइनस आर है। माइनस आई दूर की वजह से तो कम हो गया, लेकिन माइनस आर पावरफुल रेजोनेंस इफेक्ट है यहाँ पे, माइनस विथड्रॉ करने की इफेक्ट, तो ये पावरफुल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो सी नंबर जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद बताइए, हेलोजेंस जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो माइनस आई भी उनमें काम करता है, प्लस आर काम करेगा, लेकिन माइनस आई यहाँ पर ज्यादा काम करेगा, क्योंकि हेलोजन के केस में और किसी केस में नहीं। तो यहाँ पर फिर ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो क्या हो जाएगा फिर? अच्छा, इससे कम क्यों हो गया है? सी से डी कम क्यों है?
सी से डी कम क्यों है? क्योंकि इसमें माइनस आर माइनस साइन दोनों है, लेकिन इसमें प्लस आर भी है ना, तो उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये सबसे ज्यादा इसलिए हुआ, इससे भी ज्यादा क्योंकि इसमें माइनस माइनस दोनों है, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ज्यादा हो गया डी से। अब बताइए तीसरा नंबर पे कौन आएगा? अगर हम CH3 और OCH3 की बात करें तो यहाँ पर आपका रिजोनेंस इफेक्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिजोनेंस इफेक्ट है, वो भी प्लस आर में। रिजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है हाइपर कंजुगेशन से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी, तो यहाँ पर रिजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है। तो हम रिजोनेंस इफेक्ट को ही पहले देखेंगे, फिर हम हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर जो आर है वो कौन सा आर है? माइनस आर नहीं है, प्लस आर है। प्लस आर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करेगा, नॉट बढ़ाने का, सॉरी नॉट घटाने का, बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो OCH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस O नेगेटिव के ऊपर बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ प्लस आर इफेक्ट, जिसके वजह से जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो आयन डिस्टेबलाइज होगा और उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका प्लस आई तो काम नहीं करेगा, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बढ़ा ही रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, दोनों ही डिस्टेबलाइज कर रही है, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये भी एनायन को फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये भी फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, दोनों ही एसिडिटी को घटा रहे हैं। लेकिन ज्यादा एसिडिटी को कौन घटा रहा है? ये भी एसिडिटी को घटा रहा है, ये भी एसिडिटी को घटा रहा है, लेकिन ज्यादा कौन घटाएगा? सोचो, ज्यादा कौन घटाएगा? रिजोनेंस प्लस आर वाला, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन है और ये प्लस आर वाला। प्लस आर वाला जो होगा वो ज्यादा घटाएगा, मतलब ज्यादा बढ़ाएगा, इससे नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बढ़ाएगा, तो एसिडिटी को बहुत ही कम करेगा। मतलब आपका बी नंबर जो है वो आपका सबसे कम हो जाएगा और उसके पहले आपका आएगा ए नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? फिर से अच्छे से मैं यहाँ पे आपको साफ साफ सुंदर सुंदर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका बी एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब इस CH3 और OCH3 की हम बात करें तो इसमें रिजोनेंस इफेक्ट है ना, प्लस आ रहा है, इसमें नहीं है ना रिजोनेंस इफेक्ट, तो ये उतना नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है जितना कि ये बढ़ा रहा है रिजोनेंस की वजह से, जितना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट मत देखो ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। फिर क्या काम कर रहा है? इसमें हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, देखो मैंने क्रॉस भी किया है, इसमें हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, इसमें प्लस आर काम कर रहा है। तो प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जब डिस्टेबलाइज होगा तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी, तो सबसे कम एसिडिटी ये होगा बी नंबर। और CH3 के पास रिजोनेंस तो है नहीं, प्लस आई काम ही नहीं कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज तो कर रहा है लेकिन इससे थोड़ा कम कर रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी इससे थोड़ा ज्यादा होगी, तो ए नंबर की ज्यादा हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहले ग्रुप का आप माइनस आई प्लस आर सब अच्छे से चेक करके ही फिर क्वेश्चन का आंसर करना, ऐसे करके कि क्या काम कर रहा है वहां पे, क्या काम नहीं कर रहा है। चलो अब ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड एसिडिक ऑर्डर। ये आपका एनसीईआरटी की बुक में है। प्रोपेन 1 ऑल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, 4 मेथॉक्सीफिनॉल, ये इतने कंपाउंड दिया हुआ है। अब स्ट्रक्चर वगैरह बना के नहीं दिया है, आपको एसिडिटी ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम होगा, इन सारे कंपाउंड को बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाएंगे सारे कंपाउंड का, उसके बाद एसिडिटी ऑर्डर इसका हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोपेन 1 ऑल कह रहा है ना, प्रोपेन 1 ऑल मतलब 3 कार्बन है इसमें, मतलब भाई ये तो ये वाला केस हो गया लग रहा है, एल्कोहल हो गया। 1 पे OL है, ये वाला कंपाउंड एल्कोहल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल को हम प्रोपेनॉल भी तो कहते हैं। 3 कार्बन है, 1 पे ऑल है, तो ये हो गया आपका एल्कोहल। भाई एल्कोहल देखते ही समझ जाओ कि आपका फिनॉल से क्या होगा, चाहे फिनॉल में कोई भी ग्रुप अटैच हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कोई भी ग्रुप फिनॉल में अटैच हो, एसिडिटी एल्कोहल की सबसे कम होगी। इज दैट क्लियर? तो ये तो सबसे कम हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्स बना के आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी इसको, लेकिन फिर चलो बता ही देती हूँ। ये फिनॉल है, अब इसमें ट्राई नाइट्रोफिनॉल 3
नाइट्रो ग्रुप अटैच है। कहाँ कहाँ पे? 2, 4, 6 पे, यहाँ पे 2 पे, 4 पे और 6 पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। ये हो गया 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब देखो यहाँ पे 3 आपके माइनस आई वाले ग्रुप अटैच है भाई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा, बम ब्लास्ट वाला। सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा, 3 ग्रुप है माइनस आई वाले, माइनस आर वाले, माइनस आई वाले। देखो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा। आंख बंद करके इस पे टिक मारो पहले नंबर पे। उसके बाद है आपका 3 नाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रोफिनॉल मतलब 1, 2, 3। यहाँ पे मेटा नाइट्रोफिनॉल के बारे में कह रही है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, उसके बाद है 3, 5 डाई नाइट्रोफिनॉल। बना लेंगे आप लोग आराम से। तीसरे पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, 5वें पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, फिर फिनॉल, फिर 4 मेथॉक्सीफिनॉल। अब यहाँ पे आपका क्या है? प्लस आर ग्रुप अटैच है, वो भी 4 पोजीशन पे पैरा पे अटैच है। तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा। देखो आप लोग इसको खुद से कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बोलना कि मैम इसको बता दीजिए, इस क्वेश्चन को हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, काफी देर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक 1 नंबर पे यही होगा। ओके, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप अटैच है, वो भी माइनस आई वाले। उसके बाद आपका 3, 5 डाई नाइट्रोफिनॉल है, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये होगा। नाइट्रो ग्रुप जहां जहां पे, इन दोनों में ये क्यों ज्यादा, ये क्यों कम है? क्योंकि इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप है। ओके, इसलिए। उसके बाद आपका हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 नंबर पे। 5वें नंबर पे हो जाएगा 4 मेथॉक्सी फिनॉल और 6वें नंबर पे हो जाएगा प्रोपेनॉल एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होता है। ये जो है मेथॉक्सी ग्रुप ये है, तो इसमें प्लस आर काम कर रहा है ना, और वो भी पैरा पोजिशन पे है। ठीक है, बात समझ में आ गया बढ़िया से? तो आप इसको नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर बना के। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे वो, 5वें पे ये, 6वें पे अल्कोहल सबसे कम होगा। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी मेहनत लगती है, घर किचन और आपको पढ़ाना बहुत मेहनत लगती है, दिन भर का टाइम लग जाता है। तो प्लीज हमारी मेहनत को सफल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और आपको फिर दुआ मिल सके। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।